हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 12, 13, 14, 15, 16 ये सभी अध्याय कंप्लीट करेंगे। इनमें जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले के 4 वीडियो जिसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अध्याय 12, विद्युत तथा परिपथ। फर्स्ट पॉइंट है, विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत जो सेल होता है, जैसे ये देखिए, ये विद्युत सेल है। इसमें जो धातु की टोपी होती है, ये देखिए इसमें यहाँ पे बना भी है, ये प्लस होता है और नीचे जो डिस्क होती है वह माइनस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं विद्युत सिले में? 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। जैसे ये ऊपर वाला धनात्मक हो गया और ये नीचे ऋणात्मक सिरा हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में जो रासायनिक पदार्थ संचित रहते हैं उन्हीं से विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत सेल जो होता है उसमें जो रासायनिक पदार्थ रहते हैं उन्हीं से विद्युत उत्पन्न होती है, लेकिन जब उन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर लिया जाता है तब वह विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। किसको? प्रकाश उत्सर्जित जो करता है उस पतले तार को। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। इस विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब में ही 2-2 टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही 2-2 टर्मिनल होते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला पतला तार होता है उसे क्या कहते हैं? बल्ब का तंतु कहते हैं। ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, ये 2 बल्ब हैं और इनके अंदर ये जो तारे हैं ये दोनों का तंतु है। इसमें ये तार हैं, ये तंतु है, और इस बल्ब की अलग जो तारे हैं ये तंतु है। टर्मिनल क्या होता है? ये देखिए टर्मिनल है और यहाँ पे टर्मिनल होता है। तो ये 2-2 टर्मिनल हो गए और यहाँ पे हो गया प्रकाशिक तंतु हो गया जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे, प्रकाश उत्सर्जित होता है। आगे देखेंगे, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक अच्छा उदाहरण है। क्या है ये? विद्युत परिपथ का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है? जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी बल्ब दीप्त होगा, मतलब जलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण होता है। किस कारण होता है ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है कि जो विद्युत बल्ब होता है वह विद्युत सेल से उसे जोड़ दिया जाता है तब भी वह नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है? तभी ऐसा हो सकता है जब बल्ब फ्यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण दीप्तिमान नहीं होता है। फ्यूज बल्ब के जो तंतु होते हैं, ऊपर हमने आपको तंतु दिखाया, उनसे जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसी कारण बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो पदार्थ
अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक होते हैं वे। और जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, विद्युत को रोक देते हैं अपने से पार जाने के लिए, तो वह हो जाते हैं विद्युत रोधक। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत प्रदान करने का विद्युत सेल एक स्रोत होता है। नेक्स्ट पॉइंट विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। क्या होता है विद्युत बल्ब में? फिलामेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता और पूरा करता है। स्विच से क्या करते हैं हम? जो विद्युत धारा चल रही होती है या तो उसको काट देते हैं या तो उसको चलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं। विद्युत धारा काटने के लिए ऑफ करेंगे और विद्युत धारा को चलाने के लिए ऑन करेंगे। तो वही होता है स्विच एक सरल युक्ति होती है जिससे विद्युत धारा को तोड़ने या पूरा करने में प्रयोग किया जाता है। स्विच एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। आगे देखेंगे अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अध्याय 12 कंप्लीट हो गया। अब अध्याय 13 देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। उसी के नाम पर पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। कैसा चुंबक है मैग्नेटाइट? प्राकृतिक चुंबक है। किसके नाम पर रखा गया था? एक गडरिया था यूनान में, उसका नाम मैग्नस था। उसी के नाम पर एक पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया और ये एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक क्या होता है? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो लोहे को आकर्षित कर ले वह होता है चुंबक। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि। ये तीनों पदार्थ, इनके अलावा भी बहुत से पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट ही है हमारा, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक, कभी चुंबक में प्लास्टिक को लगाकर देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे ये कोई चुंबक है तो इसके दो ध्रुव होंगे, ये एक उत्तरी हो जाएगा और एक दक्षिणी हो जाएगा। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है और एक रस्सी से इसे बांधकर आप स्वतंत्र रूप से इसे लटका रहे हैं, तो ये कैसे रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में। जैसे मान लीजिए ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो ये कैसे रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट दो चुंबक के असमान एक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये कोई दो चुंबक हैं, इसमें एक तरफ धनावेश होता है और एक तरफ ऋणावेश होता है। तो जब धन और ऋण को एक पास लाया जाएगा तो दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जब धन को लाया जाएगा तो वे प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसे ही जब ऋण आएगा तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण धन आएगा तो आकर्षित करेंगे। जब विपरीत आवेश आएंगे तो आकर्षित करेंगे और जब समान आवेश आ जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास किस नाम से जानी जाती है? दिक्सूचक के नाम से। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। ये देखिए कंपास है और ये इसमें एक सुई की तरह एक धुरी पर लगी हुई है। आगे जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। जब भी ये सुई रुकेगी तो किस दिशा को निर्देशित करेगी? उत्तर और दक्षिण दिशा को। जब भी स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह भी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ऐसे ही कंपास होता है जो जिसकी सुई जब रुकती है तो किस दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? दिशाओं के ज्ञान के लिए। ये देखिए कंपास ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको कील, सुई तथा ब्लेड को चुंबक बनाना चाहते हैं,
क्या करना चाहते हैं? अगर आप कील से, सुई से या ब्लेड से स्वयं चुंबक बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो कोई एक छड़ चुंबक लेकर उसे कील, सुई या ब्लेड के एक सिरे में रखकर चुंबक को बिना हटाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाकर पुनः उसी ध्रुव में लाकर फिर चुंबक को बिना हटाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कील ले लें या कोई सुई ले लें या कोई ब्लेड ले लें या कोई छड़ ले लें। किसी भी चीज़ को अगर हमें चुंबकित करना है, चुंबक बनाना है तो क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ है, तो इसे चुंबकीय बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक चुंबक लेना होगा। कैसा चुंबक? छड़ चुंबक, जिसे इसके एक सिरे में रखना होगा। जैसे हमने इधर रखा और फिर इसे बिना उठाए सीधे उसी से रगड़ते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है। कैसे ले जाना है? यहाँ पे रख के और इसे सीधे ऐसे करके ले जाना है, उसमें रगड़ते हुए। उसके बाद जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको हमें वापस नहीं ले जाना, बल्कि यहाँ से उठा देना है। उठाने के बाद चुंबक को फिर वापस उसी ध्रुव पे लाना है जिसमें हमने पहले रखा था। फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे, फिर लास्ट ध्रुव तक जाएंगे, फिर चुंबक को उठा के फिर पुनः इसी ध्रुव में आएंगे। ऐसे इस क्रिया को हम 30 से 40 बार दोहरा देंगे तो वह जो चुंबक होगा, वह जो या छड़, ब्लेड या कुछ भी जो हम लिए रहेंगे, वह क्या हो जाएगा? चुंबक बन जाएगा। उसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो चुंबक बनाने की क्रिया समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अध्याय 14 जल। 13 कंप्लीट हुआ। अब अध्याय 14 जल जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। कहाँ है? समुद्रों और महासागरों में। पृथ्वी का काफ़ी ज़्यादा भाग 2/3 भाग जल से घिरा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जल समुद्रों और महासागरों में है। जो समुद्रों महासागरों का जल कैसा होता है? खारा होता है, जो पीने के काम नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ये एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1978 में लिखी गई। क्या लिखा गया? एस.टी. कॉलरिज एक थे जिन्होंने क्या लिखा था कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1978 में लिखा गया था। और किसके लिए लिखा था इन्होंने? नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया था। जैसे मान लीजिए समुद्र के महासागरों में जो नाविक होते हैं तो उनके पास हर जगह जल ही जल तो होता है, लेकिन वह जल पीने के योग्य तो होता नहीं है। तो ये उन्होंने उन्हीं की दशा में लिखा था कि हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जलवाष्प अपने साथ लवण का वहन नहीं करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगभग 500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। वह पौधा जो 1 किलोग्राम गेहूं दे सकता है, उस पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगभग कितनी लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है? 500 लीटर पानी की। नेक्स्ट पॉइंट, जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। जल के जितने भी खुले पृष्ठ होते हैं उनसे वाष्पन की क्रिया होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्फयुक्त जल से घिरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। बर्फयुक्त जल से जो भरा गिलास होता है उसकी जो बाहरी सतह होती है वो बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। क्या होता है? बाहर की सतह को तो वह ठंडा कर देती है, लेकिन जो जलवाष्प होती है वह गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? जल को अगर पुनः पृथ्वी के पृष्ठ पर वापस लाएंगे तो किस प्रक्रम के द्वारा? संघनन के द्वारा ला सकते हैं। जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। यही छोटी जलकणिकाएं जो वायु में रहती हैं हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये हो गया बादल कैसे दिखाई देते हैं, किस रूप में?
जल कणिकाओं के रूप में जो होता है वह हमें बादल के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह से बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर बड़े अमाप की जल की बूंद बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंद इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। तो क्या होता है, पहले पृथ्वी का जल ही वाष्प बनकर ऊपर जाता है और फिर वही वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। क्या रहता है? रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। भौम जल मतलब भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है। तो जो ये वर्षा द्वारा जल आता है नीचे पृथ्वी पर, ये धीरे धीरे ज़मीन में रिसता रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। जल के उस प्रकार के चक्रण को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो जल जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में पहले वायु में जाता है, उसके बाद वही जल वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। पहले तो वायु में जाता है, फिर वही वर्षा के रूप में नीचे आकर महासागरों में पुनः पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के जल चक्रण को कहते हैं जल चक्र। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। मानसूनी मौसम जब आता है तभी हमारे देश में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा के जल को एकत्र या भंडारण करना वर्षा जल का संग्रहण करना होता है। वर्षा के जल को जब हम एकत्र करते हैं तो वह होता है वर्षा जल का संग्रहण करना। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है कि जल जहाँ गिरे वहीं पर एकत्र कीजिए। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना होने से सूखा पड़ सकता है। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना वाष्पन है। गीले कपड़ों पर जब आप लोग प्रेस करते होंगे तो देखते होंगे उससे भाप निकलती है। तो वह किस कारण, उसका कारण क्या है? जल वाष्प बनकर उससे निकल रहा है। तो ये हो गया वाष्पन। नेक्स्ट पॉइंट, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन है। प्रातःकाल जो सर्दियों में कोहरा दिखता है वह क्या होता है? संघनन होता है। आगे देखते हैं, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट का कुछ समय बाद सूख जाता है। यह क्या है? वाष्पन है। वाष्पन, यह क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना वाष्पन है। यह भी वाष्पन कहलाएगा। अगला अध्याय देखेंगे हम, अध्याय 15, हमारे चारों ओर वायु। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वायु के बहने के कारण हमारा जो पतंग होता है वह हवा में उड़ना संभव होता है। वायु जो चलती है उसी के कारण पतंग का हवा में उड़ना संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। निष्पावन क्या होता है ये इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वात सूचक को घूमते हुए देखा है। ये उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। वात सूचक जो होता है किस दिशा में रुकता है? जिस दिशा की ओर वायु चल रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, खाली बोतल भी किसी प्रकार से पूरी खाली नहीं होती है। ये वायु से भरी होती है। जब हम बोतल को पानी में डालते हैं तो इससे बुलबुलों के रूप में वायु बाहर आती है। खाली बोतल जो होती है वह भी खाली नहीं होती बल्कि उसमें वायु रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। वायु को कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि किस कलर की होती है, तो इसका कोई रंग नहीं होता। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। क्या कहते हैं इसे? वायुमंडल। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे कई गैसों का वायु मिश्रण होती है।
वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल चक्र के लिए किसका होना अनिवार्य है? वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। जलने की क्रिया किसकी उपस्थिति में संभव है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता। यह वायु का 4/5 भाग घेरता है। जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा सा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो पादप एवं जंतु होते हैं वह श्वसन क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वह क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनाते हैं। आगे देखेंगे, वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे वात या श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। वात या श्लेष्मा, इन्हीं को श्लेष्मा भी कहते हैं। यह क्या करते हैं? धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। यह सब वायु में मुख्यतः होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे मिट्टी में उपस्थित वायु से सांस लेते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है वह वायुमंडल कहलाती है। पीछे भी एक पॉइंट में हम आपको बता चुके हैं। अध्याय 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान, कक्षा 6 का लास्ट अध्याय है ये। इससे आपका कक्षा 6 का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कक्षा 7 के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। आप सभी लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि कितना कचरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे गर्त होते हैं ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन खुले क्षेत्रों को? भराव क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, भराव क्षेत्र पूरी तरह भर जाता है तो हम यहाँ खेल का मैदान या पार्क बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बना देते हैं? कोई मैदान बना देते हैं या पार्क बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या होती है? एक खाद होती है। कचरा पूर्णतः विलगित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे मृदा में मिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पदार्थों के विगलित तथा खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या होती है? कंपोस्ट खाद होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद में परिवर्तित होने की कंपोस्टिंग कहते हैं। नीले रंग के कूड़ेदान में प्रायः उपयोग होने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच। ये सभी पदार्थ किस रंग के कूड़ेदान में डाले जाते हैं? नीले रंग के कूड़ेदान में। हरे रंग के कूड़ेदान में प्रायः गीला पदार्थ डाला जाता है। जलाने की पद्धति की जगह हमें कंपोस्ट बनाने की विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न को समाप्त कर सकते हैं। किसी चीज़ को जैसे जलाया जाता है तो उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? कंपोस्ट खाद जो बनाई जाती है उस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है? जलाने से जो धुआं उत्पन्न होगा, हानिकारक जहरीला धुआं जो होगा, उससे बचा जा सकता है। आगे देखते हैं,
लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग कहते हैं। ये देखिए वर्मी कंपोस्टिंग है, ये इसमें लाल केचुए डाल दिए जाते हैं कंपोस्ट बनाने में, तो ये क्या कहलाता है, कृत्रिम कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में उनकी सहायता करता है। लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के बराबर भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए लाल केचुए के सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। इस गैस में मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है तो यह क्या करते हैं, हानिकारक गैस मुक्त करते हैं और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 के जितने भी अध्याय होंगे उन सभी अध्यायों को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।